नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपका स्वागत करती हूँ। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा, मॉड्यूल संख्या 10, हिंदी भाषा एवं नवीन लेखन विधा। आज के व्याख्यान का शीर्षक है हाइपर टेक्स्ट फिक्शन, ऑनलाइन कहानी एवं कविता लेखन और पॉडकास्ट लेखन। इस व्याख्यान के अंतर्गत हाइपर टेक्स्ट फिक्शन के बारे में, ऑनलाइन कहानी एवं कविता के लेखन के बारे में, साथ ही साथ पॉडकास्ट लेखन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर चर्चा होगी, वे इस प्रकार से हैं। प्रस्तावना, हाइपर टेक्स्ट फिक्शन अर्थ, हाइपर टेक्स्ट फिक्शन की विशेषताएं, हाइपर टेक्स्ट फिक्शन के उदाहरण, ऑनलाइन कहानी लेखन, ऑनलाइन कहानी लेखन की प्रमुख प्रवृत्तियां, ऑनलाइन कहानी लेखन की प्रक्रिया, ऑनलाइन कविता लेखन तात्पर्य और स्वरूप, ऑनलाइन कविता लेखन में नवाचार, पॉडकास्ट लेखन परिभाषा और विकास, पॉडकास्ट लेखन की विशेषताएं, तीनों विधाओं का तुलनात्मक विश्लेषण और शिक्षण अधिगम में इन विधाओं की उपयोगिता निष्कर्ष। इस व्याख्यान के पश्चात अधिगमकर्ता में जो परिवर्तन आएगा वो जो हिंदी भाषा लेखन की नवीन विधाएं हैं, उन विधाओं में हाइपर टेक्स्ट फिक्शन के बारे में विद्यार्थी समझ पाएंगे और किसे कहते हैं इसको वो अपने शब्दों में बता पाएंगे और हाइपर टेक्स्ट फिक्शन के उदाहरणों से भी परिचित होंगे और संदर्भानुसार उदाहरण दे पाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन कहानी कविता लेखन किस प्रकार से होता है, लेखन की क्या प्रक्रिया होती है, इसको भी विद्यार्थी समझ पाएंगे और उसके अनुसार अपने व्यवहारिक जीवन में ऑनलाइन कविता कहानी को लिख पाएंगे। साथ ही साथ पॉडकास्ट लेखन को परिभाषित कर पाएंगे और उसकी विशेषताओं को बता पाएंगे और तीनों विधाओं का तुलनात्मक अध्ययन की जो हाइपर टेक्स्ट फिक्शन है, पॉडकास्ट है और ऑनलाइन कहानी या कविता लेखन है, इन तीनों का वो तुलनात्मक विश्लेषण कर पाएंगे और उनकी मुख्य विशेषताओं को भी वो बता पाएंगे। डिजिटल साहित्य अभिव्यक्ति ने 21वीं सदी के लेखन परिदृश्य को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। अब रचनाएं केवल मुद्रित शब्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि तकनीकी के साथ घुल मिल कर नए स्वरूपों में प्रस्तुत होने लगी हैं। हाइपर टेक्स्ट फिक्शन, ऑनलाइन कहानी लेखन, ऑनलाइन कविता लेखन और पॉडकास्ट जैसे माध्यमों ने साहित्य को नया आयाम प्रदान किया है। हाइपर टेक्स्ट फिक्शन ने कथा कहने की पारंपरिक रेखीय शैली को तोड़ते हुए पाठकों को बहुविकल्पीय और अंतः संबंधित पक्षों पर जाने का अवसर दिया है। ऑनलाइन कहानी और कविता लेखन में रचनाकारों को स्वतंत्रता, तात्कालिकता और वैश्विक पहचान प्रदान की है। जहां कोई भी लेखक अपने विचारों को सीमाओं के परे साझा कर सकता है, वहीं पॉडकास्ट लेखन और प्रस्तुति ने श्रव्य माध्यम के माध्यम से साहित्य को जीवंत संप्रेषण का स्वरूप दिया है। इन सभी नवीन विधाओं ने साहित्यिक संप्रेषण को बहुसंवेदी, संवादात्मक और अधिक सुलभ बनाया है। हिंदी भाषा शिक्षण में भी इन विधाओं को समाविष्ट करना आवश्यक है ताकि विद्यार्थी समसामयिक साहित्यिक अभिव्यक्तियों से परिचित हो सके और डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप भाषा कौशल विकसित कर सके। अर्थात अगर हम देखें तो आज का समय तकनीकी का युग है और इस युग में अभिव्यक्ति जो है वो तकनीकी के माध्यम से की जा रही है, जिसके माध्यम से लेखन जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ी परिवर्तित हुई है और हम अब केवल रचनाएं मुद्रित शब्दों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि जो रचनाएं की जा रही हैं वो इस रूप में हमारे सामने आती हैं कि वो ऑनलाइन कविता है, ऑनलाइन कहानी है और जब हम इन तकनीकी के माध्यम से अपनी रचनाओं को संप्रेषित करते हैं तो एक नया स्वरूप हमको दिखाई देता है। हाइपर टेक्स्ट फिक्शन एक ऐसी साहित्यिक कला है जो डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए परंपरागत तथा
परंपरागत और कथा शिल्प की रेखीयता को तोड़ती है। मतलब जो परंपरागत जो कथा चली आ रही थी, एक लाइन चली आ रही थी, उसको तोड़ने का काम करती है। इसमें पाठक को एक निर्धारित अनुक्रम में कथा पढ़ने के बजाय विभिन्न लिंक के माध्यम से कथा के विभिन्न भागों, विकल्पों और संभावनाओं के बीच नेविगेट करने का अवसर मिलता है। इसमें लेखक द्वारा एक बहुविकल्पीय संरचना प्रस्तुत की जाती है, जहां पाठक अपनी पसंद के अनुसार पथ का चयन कर सकता है। हाइपर टेक्स्ट फिक्शन केवल कथा नहीं है, ये एक संवाद है, एक अन्वेषण है, जिसमें पाठक की सक्रिय भागीदारी से कथा का स्वरूप निर्मित होता है। अर्थात इसमें जो उनको पढ़ने को मिलता है, वो एक पूरे एक साथ पढ़ने को नहीं मिलता है, बल्कि लिंक उनके पास उपलब्ध होते हैं और उस लिंक के माध्यम से वो विभिन्न कथाओं को पढ़ सकते हैं। विभिन्न विकल्प उनके पास होते हैं, जिससे उनके पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदी में धीरे-धीरे इस सुविधा ने अपना महत्व स्थापित किया है, विशेषतः ब्लॉग्स, वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से। हाइपर टेक्स्ट फिक्शन ने साहित्य को एक स्थिर कह सकते हैं, पाठ से एक जीवंत बहुआयामी अनुभव में परिवर्तित कर दिया है, जो डिजिटल युग के पाठकों की सक्रियता और विविधता की अपेक्षाओं को पूरा करता है। अब हाइपर टेक्स्ट फिक्शन की प्रमुख विशेषताओं पर देखें तो सबसे पहली विशेषता है अरेखीयता। हाइपर टेक्स्ट फिक्शन में कहानी को एक निर्धारित क्रम में पढ़ने की बाध्यता नहीं होती। पाठक किसी भी लिंक का अनुसरण करते हुए विभिन्न अनुच्छेदों और घटनाओं तक पहुंच सकता है। तात्पर्य यह है कि जो भी उसके सामने कहानी उपस्थित है, उसको वो एक निर्धारित क्रम में पढ़े, इसकी बाध्यता नहीं होती है, बल्कि किसी भी लिंक का अनुसरण करके वो विभिन्न अनुच्छेदों या घटनाओं को पढ़ सकता है। मतलब अपनी इच्छा अनुसार वो लिंक को क्लिक करेगा और जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। एक क्रम में उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पाठक की सक्रिय भूमिका होती है। हाइपर टेक्स्ट फिक्शन की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें पाठक जो है वो बहुत सक्रिय रहता है, जो कि अगर हम देखें परंपरागत जो हमारी कथाएं होती थी, वहां पर पाठक एक निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में रहता था। लेकिन इसके माध्यम से जब वो पठन का कार्य करता है, लिंक पर क्लिक करता है, तो उसको एक दिशा निर्देश भी मिलता है और उस दिशा निर्धारण में उसकी भागीदारी जो है वो सक्रिय हो जाती है। बहुविकल्पीय अंत, एक ही कथा में अनेक संभावित अंत हो सकते हैं, जो पाठक की नेविगेशन पथ पर निर्भर करते हैं। इससे प्रत्येक पाठक का कथा अनुभव भी अनूठा बन जाता है। डिजिटल माध्यम की आवश्यकता, हाइपर टेक्स्ट फिक्शन का अनुभव जो है वो केवल डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि लिंक आधारित संरचना कागजी प्रारूप में संभव नहीं हो पाती है। अर्थात अगर हम इसकी देखें तो डिजिटल माध्यम जरूरी होता है। बच्चों के पास मोबाइल होना चाहिए, टैबलेट होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, तभी वो उनके पास हाइपर टेक्स्ट फिक्शन कर पाएंगे, उनके पास लिंक रहेगा और लिंक को क्लिक करके वो कोई कहानी, कविता, कथा का पाठ कर सकते हैं। मल्टीमीडिया एकीकरण, कुछ हाइपर टेक्स्ट फिक्शन में केवल पाठ ही नहीं बल्कि चित्र है, ध्वनि है, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन आदि का भी संयोजन किया जा सकता है। अर्थात केवल कुछ ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल लिखित रूप में ही चीजें मिल रही हैं, कथाएं मिल रही, कहानी मिल रही हैं, बल्कि कुछ हाइपर टेक्स्ट फिक्शन में ऐसा भी होता है कि पाठ के साथ साथ हमें उस पाठ से संबंधित चित्र मिल जाते हैं, एनिमेशन मिलते हैं या ध्वनियां भी मिलती हैं और वीडियो भी मिलते हैं। तो इन सब का एक सम्मिलित रूप जब विद्यार्थी के सामने आता है, तो उसके माध्यम से जो अनुच्छेद को पढ़ने का काम हो रहा है, कथा को पढ़ने का काम हो रहा है, तो वो ज्यादा सक्रिय रहते हैं विद्यार्थी हमारे, और वो दीर्घ काल तक के वो जो ग्रहण करते हैं वो दीर्घ काल तक के रहता है, जिससे कथा और अधिक संवेदी और प्रभावी बन जाती है। हाइपर टेक्स्ट फिक्शन के उदाहरण क्या हैं? अगर हम उदाहरणों की बात करें तो मिशेल जॉयस की आफ्टरनून आ स्टोरी, जो कि 1987 की है, इसे हाइपर टेक्स्ट फिक्शन का प्रारंभिक और क्लासिकल उदाहरण माना जाता है। इसमें पाठक विभिन्न लिंक के माध्यम से कथा के जो अलग अलग पहलू होते हैं उनकी खोज कर सकते हैं।
और हर पाठ्यक्रम एक नया अनुभव प्रस्तुत करते हैं। दूसरा उदाहरण है शैले जैक्सन की पैचवर्क गर्ल, जो कि 1995 में लिखी गई है। ये एक नवाचारी हाइपर टेक्स्ट फिक्शन है जिसमें पाठक जो है वो सिलाई की प्रतीकात्मक संरचना के अनुसार कथा को स्वयं जोड़ते और बुनते हैं। अर्थात जो पैचवर्क एक काम होता है उसको आधार बना करके प्रतीकात्मक एक प्रतीक के रूप में लेकर के जो कथा होती है उसको स्वयं जोड़ते हैं और बुनते हैं। अर्थात छोटी-छोटी सी कथाओं को आपस में जोड़ने का काम किया जाता है और ऐसे जोड़ने का काम किया जाता है जो कि एक क्रम के रूप में भी हो सकती है या जो उसके द्वारा जो संदेश मिल रहा है, जो हमको उसके माध्यम से एक संदेश की प्राप्ति हो रही है, वो एक क्रमिक आधार पर होनी चाहिए, वास्तविक आधार पर होनी चाहिए, अर्थात पूर्ण रूप से अर्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसमें पाठक को कहानी के पात्रों, घटनाओं और विचारों के बीच स्वतंत्रता से घूमने का अवसर भी मिलता है। हाइपर टेक्स्ट फिक्शन के कुछ और उदाहरण हैं। हिंदी में हाइपर टेक्स्ट फिक्शन के प्रारंभिक प्रयास ब्लॉग आधारित कथाएं, मतलब ब्लॉग पर आधारित कथाएं थी। कुछ हिंदी साहित्यिक ब्लॉगों ने बहुपथीय कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जहां हर विकल्प एक नई कहानी शाखा की ओर ले जाता है। हालांकि तकनीकी सीमाओं के कारण यह विकास प्रारंभिक अवस्था में है। अर्थात ब्लॉग आधारित कथाएं भी उपलब्ध होती हैं, जिसके माध्यम से विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ने का कार्य कर सकते हैं। ऑनलाइन साहित्यिक प्लेटफॉर्म जैसे हिंदी समय एक साहित्यिक प्लेटफॉर्म है, अभिव्यक्ति एक साहित्यिक प्लेटफॉर्म है। ये सब वेबसाइट्स हैं, इनमें इनके माध्यम से कथाओं को खंडों में बाँटकर लिंक आधारित पढ़ने का अवसर दिया जाता है। अर्थात खंड-खंड में बाँट करके जो भी कथा को पढ़ना है, उसके आधार पर लिंक उपलब्ध करा दिए जाते हैं और उसके आधार पर विद्यार्थी पढ़ने का कार्य करता है। स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप्स आज के कुछ हिंदी स्टोरी ऐप्स जैसे प्रतिलिपि कहानियाँ में विकल्प आधारित कहानी पढ़ने की सुविधा आरंभ की गई है। मतलब जो भी इस तरह के कुछ ऐप्स हैं, प्रतिलिपि हो गया, कहानियाँ हो गया, तो यहाँ पर कहानी पढ़ने की सुविधा होती है जो भविष्य में पूर्ण हाइपरटेक्स्ट फिक्शन की ओर बढ़ने की संभावना प्रस्तुत करता है। ऑनलाइन कहानी लेखन ऑनलाइन कहानी लेखन वो साहित्यिक प्रक्रिया है जिसमें लेखक डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए अपनी कहानियों का सृजन और प्रकाशन करता है। यह पारंपरिक मुद्रण आधारित कहानी लेखन से भिन्न है क्योंकि इसमें लेखक को प्रकाशन की स्वतंत्रता, वैश्विक पाठक वर्ग, तात्कालिक प्रतिक्रिया और नवाचार के नए अवसर मिलते हैं। इंटरनेट ने लेखकों को सीधा मंच प्रदान किया है, जहां वे अपने विचारों और कल्पनाओं को ब्लॉग्स, ई-पत्रिकाओं, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक पाठक समुदाय तक पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन कहानी लेखन ने न केवल लेखन को लोकतांत्रिक और सुलभ बनाया है, बल्कि जो नए लेखक हैं उनके लिए भी संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। अर्थात अगर हम हिंदी में इस सुविधा की बात करते हैं, ऑनलाइन कहानी लेखन की बात करते हैं, तो इस विधा ने गतिशीलता प्राप्त करी है। विभिन्न विषयों पर कहानियाँ व्यापक रूप से लिखी जा रही हैं और पढ़ी जा रही हैं और लेखन आज के अगर हम देखें तो साहित्यिक परिदृश्य में स्वतंत्रता, नवाचार और वैश्विक पहुंच का प्रतीक बन चुका है। अर्थात एक साहित्यिक प्रक्रिया हो गई है ऑनलाइन कहानी लेखन, जिसके माध्यम से जो लेखक है वो कहानियों को लिखता है और उनका प्रकाशन भी तुरंत हो जाता है। वो हमारे विभिन्न साइट्सों पर अपलोड हो जाती हैं और पाठकगण उसको तुरंत डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस और उसके माध्यम से जो प्रतिक्रिया मिलती है, उसके मिलने की संभावना भी शीघ्र हो जाती है, तत्कालीन प्रतिक्रिया तुरंत मिलने लगती है। नवाचार के भी नए अवसर मिलते हैं, पाठक की स्वतंत्रता भी होती है और इस तरह से जो कहानी है वो वैश्विक स्तर पर अपना प्रसार कर पाती है। ऑनलाइन कहानी लेखन की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, पहला है स्वयं प्रकाशन। लेखक को अपनी कहानी को प्रकाशित करने के लिए किसी पारंपरिक प्रकाशक की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो स्वयं अपने ब्लॉग पर, वेबसाइट पर या ऐप्स के माध्यम से सीधे पाठकों तक पहुंचा सकता है। विषय विविधता और प्रयोगशीलता, ऑनलाइन कहानियाँ पारंपरिक विषयों के साथ-साथ
विज्ञान कथा, फैंटेसी, थ्रिलर, माइक्रो फिक्शन जैसे सूक्ष्म कथा और सोशल मीडिया के अनुरूप तात्कालिक कथाएं जैसे नए प्रयोगों का माध्यम बन रही हैं। अर्थात विषय की विविधता है। जब ऑनलाइन कहानी लिखते हैं तो वो विषय विभिन्न विषयों पर कहानियां लिखी जा सकती हैं। विज्ञान से संबंधित है, फैंटेसी है, थ्रिलर है और सूक्ष्म कथाएं हैं या सोशल मीडिया के अनुरूप जो तात्कालिक हमारी लोक कथाएं हैं उन पर भी उनको भी लिखा जाता है और अपने जो पाठकगण हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। पाठकों की तात्कालिक प्रक्रिया ऑनलाइन कहानी से जो पाठकों के द्वारा टिप्पणियां मिलती हैं, प्रतिक्रियाएं मिलती हैं और सुझाव तुरंत के तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, जिससे लेखक अपने लेखन की गुणवत्ता को समझता है और अगर कहीं कमी है तो उसमें सुधारने का अवसर भी उसको जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। अगला आता है संप्रेषणीय और संवादात्मक शैली। जब हम ऑनलाइन लेखन की बात करते हैं तो इसमें जो भाषा प्रयोग होती है वो अधिक संवादात्मक होती है और जो पाठक के साथ सीधा और आत्मीय संबंध स्थापित करती है। मतलब इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि पढ़ने वाला लगता है कि उसके सामने वो सारी चीज़ें उपस्थित है और वो स्वयं से संवाद स्थापित कर रहा है। तो सीधा कह सकते हैं कि पाठक के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने वाले शब्दों का और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनसे आत्मीयता प्रदर्शित होती है। श्रृंखलाबद्ध लेखन का प्रचलन। कई लेखक अपनी कहानियों को जो है वो एक बार नहीं बल्कि टुकड़ों में या किस्तों में प्रकाशित करते हैं, जिससे पाठकों की उत्सुकता बनी रहती है। अर्थात जब ऑनलाइन कहानी की हम बात करते हैं तो क्योंकि तुरंत यहाँ पर प्रतिक्रिया मिलती है तो लेखक ये भी काम करते हैं कि एक पूर्ण कहानी को एक बार वो पाठकों तक नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि उसको खंड में विभाजित करके तब पाठकों तक पहुँचाते हैं। तो एक खंड पाठकों के पास पहुँचा और अगर दूसरा खंड के प्रति उनके अंदर उत्सुकता बनी रहती है। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला के आधार पर पाठकों के पास कहानियाँ पहुँचती हैं और जिससे कि वो पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं और उत्सुकता के साथ अगली कहानी का या अगले खंड की वो प्रतीक्षा करते हैं। कहानी लेखन प्रक्रिया। पहला, विषय और विचार का चयन। दूसरा, कहानी की रूपरेखा बनाना। तीसरा, संक्षिप्त और प्रभावी लेखन शैली अपनाना। चौथा, डिजिटल प्लेटफॉर्म का चयन करना। पांचवा, प्रकाशन और प्रचार। और छठा है पाठकों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना। तो इस प्रकार जब हम ऑनलाइन कहानी लेखन का कार्य करते हैं तो 6 प्रक्रियाओं में ऑनलाइन कहानी लेखन का कार्य किया जाता है, जिसमें कि पहला है विषय और विचार का चयन करना। सबसे पहले किस विषय पर हमें कहानी को लिखना है, इसको चयनित करना है और उसके अंदर किन विचारों को हमें सम्मिलित करना है कि वो रोचक जो पाठक है उसके लिए रोचक हो, कल्पनाशीलता की बात हो या समसामयिक मुद्दे को लेकर के विषय का चयन करना है, जिससे कि पाठकों की रुचि बनी रहे। दूसरा पड़ाव इसका आता है कहानी की रूपरेखा बनाना। मतलब पात्रों, घटनाओं और कथा के प्रवाह की एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जाती है कि उस कहानी में हमारे पात्र कौन-कौन से होंगे, क्या घटनाएँ होंगी और क्या कथा होगी। मतलब क्या हम उसमें थीम लेकर के चल रहे हैं, पात्र क्या होंगे, वो आपस में कैसे संपर्क स्थापित करेंगे, तो इन सब की एक रूपरेखा बनाई जाती है। तीसरी आती है संक्षिप्त और प्रभावी लेखन शैली अपनाना। जब कहानी को लिखा जाता है, विषय निर्धारित हो गया, विचारों की अभिव्यक्ति भी निर्धारित हो गई है। अब प्रश्न आता है कि हम संक्षिप्त और प्रभावी लेखन शैली अपनाएं, मतलब किस तरीके से उस जो विचार आ रहे हैं, जिसको कहानी के माध्यम से हमें पाठकों तक पहुंचाना है, तो उन विचारों को किस शैली के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, इसका निर्णय यहाँ लिया जाएगा। और साथ ही साथ समय की सीमा को भी ध्यान में रखा जाएगा कि पाठकों का ध्यान सीमित समय तक ही बना रहता है। इस बात को ध्यान में रख कर के तब लिखने का कार्य किया जाएगा और साथ ही साथ हमारी जो भाषा वहाँ पर प्रयोग की जाए वो संक्षिप्त हो, प्रभावमयी हो और बिंबात्मक भी होनी चाहिए। चौथा पड़ाव है डिजिटल प्लेटफॉर्म का चयन करना। कहानी लेखन हो गया है, अब ये निर्धारित करना है कि किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहानी, लिखित कहानी जो है वो
पाठकों तक पहुंचानी है, जैसे ब्लॉग के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से। तो उपयुक्त प्लेटफॉर्म का चयन करना है और उपयुक्त प्लेटफॉर्म का चयन करने के लिए जो कुछ मानक हैं या हम तुरंत जो हमारे सामने पाठकगण हैं उनका जो समूह है, किस समूह तक हम वो पहुँचाना चाहते हैं। हमारे वो शैक्षिक समूह है या हमारा जनमानस का समूह, इसको भी निर्धारित करके जो प्लेटफ़ॉर्म है उनका चयन किया जा सकता है। चौथा पड़ाव है प्रकाशन और प्रचार करना। कहानी को प्रकाशित करने के बाद सोशल मीडिया, साहित्यिक समूहों और फ़ोरम्स के माध्यम से इसको प्रचारित किया जाता है। जो भी हमारा कहानी पूरी लेखन हो गई, प्लेटफ़ॉर्म का चयन कर लिया। अब ये ध्यान रखना है कि किस प्लेटफ़ॉर्म पर चयनित करने के बाद उसको प्रकाशित करने की बात आ रही है कि साहित्यिक समूह हो सकते हैं या फ़ोरम्स होते हैं, उनके माध्यम से उसको प्रचारित करना है, जिससे अधिक से अधिक पाठकों तक उसकी पहुँच सुनिश्चित हो सके। अंतिम पड़ाव है पाठकों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना। जो पाठकों तक वो कहानी पहुँची है, उस पर पाठक ने क्या प्रतिक्रिया दी है, उस कहानी को किस प्रकार से समझा है, उस कहानी के संदर्भ को समझ करके तब कहानी का पठन कार्य किया गया। ये सारी चीज़ें तब स्पष्ट होंगी जबकि पाठकों की हमें प्रतिक्रियाएँ प्राप्त होंगी। तो जो पुनः प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त हो और जब प्रतिक्रिया प्राप्त होगी तो आवश्यक संशोधन और सुधार करने की संभावना भी रहती है, जिससे लेखन की गुणवत्ता और जो में सुधार होता है, यह गुणवत्ता हमारी और बढ़ती है और पाठक जो है वो संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। ऑनलाइन कविता लेखन। ऑनलाइन कविता लेखन वह लेखन है जो कि जिस प्रकार से कहानी लेखन की बात हो रही थी, उसी प्रकार से कविता लेखन वास्तव में एक साहित्यिक अभिव्यक्ति का अत्यंत सृजनात्मक और प्रभावी रूप है, जिसके माध्यम से वास्तव में भावों की अभिव्यक्ति विभिन्न शैलियों के माध्यम से होती है। कविताओं का सृजन और प्रकाशन और प्रसार बढ़ा है। जब से इंटरनेट शुरू हुआ है, तब से हमारी ऑनलाइन कविता का सृजन शुरू हो चुका है, प्रकाशन हुआ है, उसका प्रसार भी हुआ है। परंपरागत कविता लेखन जहाँ मुद्रित पत्रिकाओं और संकलनों तक ही सीमित था, वहीं ऑनलाइन कविता ने लेखन को वैश्विक, तात्कालिक और जनसुलभ बना दिया है। आज कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे कि ब्लॉग्स हो गया, ऑनलाइन पत्रिकाएँ हो गई, साहित्यिक ऐप्स हो गए जिसके माध्यम से कविताएँ हमारे सामने प्रस्तुत होती है। उनको कविताओं को प्रस्तुत करने का एक मंच हमें प्राप्त हो जाता है और उस मंच के माध्यम से जो भी रचनाएँ की जा रही हैं, वो लाखों पाठकों तक पहुँच सकती हैं। ऑनलाइन कविता लेखन ने नई कविता की शैलियों को प्रस्तुतिकरण के नए तरीकों को भी हमारे सामने उपलब्ध कराया है। मतलब नई-नई कविताएँ लिखी जा सकती हैं और प्रस्तुत करने के कई सारे तरीके हैं। वो तरीकों के माध्यम से जो पाठकगण है उसके सामने कविताएँ प्रस्तुत होती हैं। जहाँ युवा और वरिष्ठ दोनों वर्गों के कवि अपनी भावनाओं को डिजिटल माध्यमों से साझा करते हैं। ये विधा हिंदी कविता को नवाचार, विविधता और वैश्विक पहुँच के नए आयाम प्रदान कर रही है। ऑनलाइन कविता का अगर देखें तो इसके स्वरूप की बात करते हैं। पहला स्वरूप है सोशल मीडिया कविताएँ। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफ़ॉर्मों पर लघु कविताएँ या माइक्रो पोएट्री जिनको कह सकते हैं या दृश्य संवर्धित कविताएँ साझा की जाती हैं। अर्थात फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर ऐसी लघु कविताएँ जो कि और दृश्य संवर्धित मतलब उसके साथ-साथ दृश्य रूप में भी हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, वो साझा की जाती हैं, जिनमें आकर्षक चित्रों, फ़ॉन्ट्स और ग्राफ़िक्स का भी प्रयोग किया जाता है। ब्लॉग आधारित कविताएँ कवि अपने व्यक्तिगत या सामूहिक ब्लॉग्स पर विषय विशेष पर केंद्रित कविताओं का नियमित प्रकाशन करते हैं और पाठक एक ही मंच पर विविध भावनात्मक और वैचारिक कविताएं पढ़ सकते हैं। मतलब ब्लॉग आधारित कविताएं भी हैं जिससे कि पाठकगण जो है वो एक ही मंच पर विभिन्न भावनाओं से संबंधित विचारों से संबंधित कविताओं को पढ़ सकते हैं। ई पत्रिकाओं में प्रकाशन अनेक ऑनलाइन हिंदी साहित्यिक पत्रिकाएं जैसे ऑनलाइन जो साहित्यिक पत्रिकाएँ हैं जैसे अनुभूति, अभिव्यक्ति में कविताओं का प्रकाशन होता है, जिससे कवियों को व्यापक मंच प्राप्त होता है और उनकी कविताएँ जो हैं वो विभिन्न पाठक वर्गों तक पहुँचती हैं। ऑडियो-वीडियो कविता प्रस्तुति कुछ कवि अपनी कविताओं को केवल लिखित नहीं रखते, बल्कि उसको ऑडियो या वीडियो प्रारूप में भी प्रस्तुतिकरण देते हैं।
अर्थात जो केवल लिख करके दूसरों तक पहुँचाना, यहाँ पर उसकी संभावना से अलग ये रहता है कि कवि जो है वो अपनी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराते हैं, जिससे कि कविता का प्रभाव जो है वो और गहराई बढ़ जाती है। डिजिटल पोस्टर और ग्राफिकल कविता, टेक्स्ट के साथ साथ दृश्य प्रभाव जोड़कर भी ऐसी कविताएं प्रस्तुत की जाती हैं, जो दृश्य और पाठ्य दोनों स्तरों पर पाठक को प्रभावित करती हैं। फॉर्मेटिंग और दृश्य प्रस्तुति में प्रयोग, कवि अब पारंपरिक पंक्तिबद्ध रचना से आगे बढ़कर फॉर्मेटिंग, लाइन ब्रेक और विजुअल आर्ट के साथ कविताओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कविता केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि देखी भी जाती है। सहयोगी लेखन, विभिन्न कवि ऑनलाइन माध्यमों पर मिलकर सामूहिक कविताएं लिखते हैं, जिससे रचनात्मकता का समन्वय और विविध दृष्टिकोणों का सुंदर संयोजन होता है। इंटरैक्टिव कविता, कुछ प्लेटफॉर्म पर पाठक को कविता के विभिन्न छंदों के बीच नेविगेट करने का विकल्प दिया जाता है। बहुभाषी कविता भी होती है, अर्थात अगर हम देखें ना ऑनलाइन कविता में, तो केवल एक भाषा में या केवल हिंदी भाषा में ही कविताएं नहीं लिखी जाती हैं, बल्कि अन्य भाषाओं का भी प्रयोग कविताओं के लेखन में किया जाता है, जिससे पाठक समुदाय का विस्तार हो जाता है। पॉडकास्ट लेखन, पॉडकास्ट लेखन जो है वो डिजिटल युग की एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावी संप्रेषण विधा है, जिसमें किसी विषय वस्तु को ऑडियो माध्यम से प्रस्तुत करके एक विशेष लेखन शैली का प्रयोग किया जाता है। पॉडकास्ट एक श्रव्य कार्यक्रम होता है जो इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड या स्ट्रीम किया जाता है। इस लेखन में भाषा को इस प्रकार से प्रयोग होता है कि श्रोता के लिए सहज, संवादात्मक और प्रभावमयी और रोचक बन सके। इसमें लेखन केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए भी, क्योंकि श्रव्य पर आधारित है, तो ये केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए भी होता है। अतः अगर हम बात करें वाक्य संरचना, ध्वनि प्रभाव, रचना की लय और वाचन शैली का विशेष ध्यान भी रखा जाता है। हिंदी में भी पॉडकास्टिंग का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, जहाँ साहित्य की बात आती है, शिक्षा है, समाचार है, प्रेरणादायक वार्ताएं हैं, कहानियां हैं, वो श्रव्य रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। पॉडकास्ट लेखन ने हिंदी भाषा को एक नया ऑडियो आधारित वैश्विक मंच भी प्रदान किया है, जो भाषा के प्रचार प्रसार और नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? श्रव्य अभिव्यक्ति का विशेष ध्यान। जब पॉडकास्ट लेखन में शब्दों का चयन, वाक्य गठन और प्रस्तुति इस प्रकार की होती है कि सुनने पर अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो सके। जब वाक्य बोला जा रहा है या शब्द बोले जा रहे हैं, तो उनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो सके और साथ ही साथ श्रोताओं का ध्यान भी आकर्षित हो। दूसरी विशेषता है संवादात्मक शैली। इसके माध्यम से जो भी कार्य किया जाता है, लेखन में जो औपचारिकता कम और संवाद का स्वरूप अधिक होता है। मतलब संवाद के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है, तो श्रोता को ऐसा प्रतीत होता है कि वक्ता उनसे सीधे बातचीत कर रहा है। सीधे मतलब जैसे कि बिल्कुल वास्तविक जीवन में जब हम बातचीत करते हैं, तो उसी तरह का श्रोता को अनुभव होता है। संक्षिप्तता और प्रभावमयता, अनावश्यक विस्तार से इसमें बचने की बात कही जाती है और अनावश्यक विस्तार से बचते हुए केवल जो हमारा विषय है उसको स्पष्ट, केंद्रित और लयबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ध्वनि प्रभावों का समावेश होता है। हम केवल जो संवाद स्थापित हो रहे हैं वो केवल बोल कर ही हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ उसमें ध्वनि भी डाली जा सकती है, संगीत डाला जा सकता है और ध्वनि प्रभाव का भी उस संबंधित जो संवाद है उसके साथ उपयोग किया जा सकता है। जिससे जो भी कथ्य हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, वो जीवंतता और नाटकीयता उसमें कम जीवंतता अधिक नज़र आती है। श्रृंखलाबद्ध संरचना, दीर्घ विषयों को कई कड़ियों में बाँटने का चलन है, जिससे श्रोताओं की रुचि बनी रहती है और वे अगले अंक की प्रतीक्षा करते हैं। मतलब पॉडकास्ट में भी श्रृंखलाबद्ध रूप से कार्य किया जाता है। एक श्रृंखला के बाद दूसरी श्रृंखला या भाग के आने की संभावना रहती है, जिससे पाठकगण या श्रोतागण जो है वो उसको सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, हर जो पॉडकास्ट एपिसोड के लेखन में स्पष्टता रहती है, वो किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है। क्या उद्देश्य लेकर के हम पॉडकास्ट लेखन की बात कर रहे हैं, जैसे सूचनात्मक है, संप्रेषणात्मक है, प्रेरणादायक है, कथा आधारित है या शिक्षण उपयोगी है। पॉडकास्ट लेखन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो इनकी प्रक्रिया भी 6 चरणों में हमें दिखाई देती है।
पहली है विषय और श्रोताओं का चयन। सर्वप्रथम ये निर्धारित करना है कि किस विषय पर हमें लिखने का कार्य करना है और हमारे श्रोतागण किस समूह के होंगे। ये पूर्व में निर्धारित करने की बात करनी कि अपने श्रोताओं के बारे में जानना है, उनके समूह को बारे में जानना है और किस विषय पर हमें बातचीत करनी है। दूसरा है स्क्रिप्ट लेखन का कार्य करना है। संपूर्ण एपिसोड का एक सुव्यवस्थित स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है, जिसमें प्रस्तावना, विषय वस्तु और समापन शामिल होता है। अर्थात विषय का चयन कर लिया, अब स्क्रिप्ट लेखन का कार्य हो रहा है, जो कि 3 भागों में प्रमुख रूप से बटी होती है। प्रस्तावना में मुख्य भाग और समापन, या उसको हम कैसे निष्कर्ष कह सकते हैं कि उसको समाप्त किस प्रकार से कर रहे हैं। तो उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए स्क्रिप्ट लेखन का कार्य किया जाता है। फिर आता है संवाद और वाचन शैली का निर्धारण। विषय निर्धारित हो गया, स्क्रिप्ट लेखन हो गया। अब जब संवाद स्थापित करेंगे तो किस प्रकार से संवाद को स्थापित करना है, वाचन शैली क्या होगी, इंटोनेशन, पॉज की बात हो रही है, बल देने की बात हो रही है, किन शब्दों पर, किन वाक्यों पर उचित प्रकार से रुकना है, इसकी बात हो रही है। तो उपयुक्त शैलियों का निर्धारण भी यहाँ पर किया जाता है। फिर आती है ध्वनि योजना बनाना। कहाँ पृष्ठभूमि संगीत जोड़ा जाएगा, मतलब जब हम संवाद स्थापित हो रहे हैं तो किन संवादों में पृष्ठभूमि संगीत को जोड़ा जाएगा, कहाँ पर चित्र दिखाए जाएंगे, कहाँ पर कुछ और जो उससे संबंधित एनिमेशन है वो दिखाया जाएगा और कहाँ पर ध्वनि का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, इसकी योजना भी पूर्व में निर्धारित कर ली जाती है। फिर अगले चरण में रिकॉर्डिंग और संपादन आता है कि स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, शैली का भी चयन हो चुका है और ध्वनि के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक क्या चलेगी, ये भी स्पष्ट हो चुका है कि किन संवादों में चलेगी। अब आती है कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसमें से अनावश्यक जो भाषा है या अनावश्यक जो भाग है उसको हटा करके सुधार कर अंतिम रूप उसको दिया जाता है। अंतिम चरण जो है वो प्रसारण और प्रचार करना। पॉडकास्ट को विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन, गाना पर अपलोड कर श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार से प्रसार करना भी इसका ज़रूरी हो जाता है, प्रसारण करना भी कि इसको सुनने वाले लोगों की संख्या, जिस ग्रुप समूह के लिए, जिस हमारे लक्षित समूह के लिए पॉडकास्ट किया जा रहा है, तो उस लक्षित समूह तक उसको पहुंचाने का कार्य भी हमें करना है। तीनों विधाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तो देख सकते हैं कि एक तालिका के माध्यम से इसको देखा जा सकता है, जहाँ पर तत्व की बात हो रही है, हाइपर टेक्स्ट फिक्शन की बात है, ऑनलाइन कहानी लेखन है और ऑनलाइन कविता लेखन है और पॉडकास्ट लेखन है। तो अगर स्वरूप को देखें तो सबसे पहले अगर हम हाइपर टेक्स्ट फिक्शन को देखते हैं तो ये बहुपथीय और इंटरेक्टिव कथा की यहाँ पर बात की जाती है। ऑनलाइन कहानी लेखन में रेखीय और श्रृंखलाबद्धता की है और ऑनलाइन कविता जो है वो स्वतंत्र काव्य रचनाएं लिखने से संबंधित है। पॉडकास्ट लेखन में श्रव्य रूप में संवादात्मक प्रस्तुतिकरण करना है। प्रस्तुति माध्यम क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट फिक्शन में डिजिटल हाइपर लिंक संरचना, ऑनलाइन कहानी लेखन में ब्लॉग, वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन कविता लेखन में सोशल मीडिया, ब्लॉग, ई पत्रिकाएं आदि आती हैं। पॉडकास्ट लेखन जो है वो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से संबंधित है। पाठक श्रोता की भूमिका क्या होगी? हाइपर टेक्स्ट फिक्शन में कथा के पथ का चयन करता है, ऑनलाइन कविता में कथा पढ़ता और सुनिश्चित कथा पढ़ता भी है और प्रतिक्रिया देता है। कविता लेखन में कविता का पाठ करता है और भावना जो भी उसके अंदर के भाव है उसको ग्रहण करता है। पॉडकास्ट लेखन में वाचन श्रवण के माध्यम से संवाद करता है। भाषा शैली हाइपर टेक्स्ट फिक्शन में बहुपर्यायी और विकल्प आधारित होती है। ऑनलाइन कविता लेखन में वर्णनात्मक और कथात्मक होती है। ऑनलाइन कविता लेखन में बिंबात्मक और भावात्मक होती है। पॉडकास्ट लेखन जो है वो संवादात्मक और प्रभावमयी होता है। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? हाइपर टेक्स्ट फिक्शन में बहुविकल्पी कथानक सक्रिय पाठक होते हैं। ऑनलाइन कहानी लेखन स्वतंत्र प्रकाशन की बात करती है, पाठकीय संवाद की बात करती है। ऑनलाइन कविता लेखन दृश्य संवेदी कविता, सोशल मीडिया उपस्थिति की बात करती है और पॉडकास्ट लेखन जो है वो श्रव्य माध्यम, ध्वनि प्रभावों का उपयोग, इन सब की बात करता है। अब उपयोगिता क्या है? हाइपर टेक्स्ट फिक्शन की उपयोगिता यह है कि संवादात्मक पठन अनुभव प्रदान करना। अगर हाइपर टेक्स्ट फिक्शन का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से हमें एक संवाद स्थापित करने की स्वतंत्रता मिलती है और हम एक पठन अनुभव हमको प्राप्त होता है।
ऑनलाइन कहानी लेखन में सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा दिया जाता है कि विद्यार्थी जो है वो नवीन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक सृजन, नवीन रचना का या नवीन कहानी का सृजन कर सकें। ऑनलाइन कविता लेखन में तात्कालिक अभिव्यक्ति और वैश्विक पहुंच की, जो तुरंत हमें अभिव्यक्त करना है उसकी बात आती है, और एक विश्व स्तर पर अपने भावों की कैसे अभिव्यक्ति की जाएगी, इसको भी ऑनलाइन कविता लेखन के माध्यम से ये संभव हो पाता है। पॉडकास्ट लेखन, श्रोताओं के लिए जीवंत साहित्यिक प्रस्तुति प्रदान करना। शिक्षण उपयोगिता क्या है? पहली उपयोगिता है कि रचनात्मक लेखन कौशल का संवर्धन। अगर हम इन सब की बात करें कि हाइपर टेक्स्ट फिक्शन है, ऑनलाइन कहानी है, ऑनलाइन कविता है, तो इन सब के माध्यम से या पॉडकास्ट लेखन के माध्यम से एक रचनात्मक लेखन कौशल का संवर्धन होता है, उसको बढ़ावा मिलता है। विद्यार्थी रचनात्मक कौशल की ओर बढ़ते हैं और सोचते, विचारते हुए एक अच्छी सी सुंदर सी रचना करने का प्रयास करते हैं। निर्णय क्षमता और तार्किकता का विकास होता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी निर्णय कर पाते हैं कि उनको किस प्रकार की कहानी, कविता या जो भी संदेश देना चाहते हैं, वो विभिन्न जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन पर वो साझा करेंगे। तो उसका भी निर्णय ले पाते हैं कि हमारे पाठक क्या सुनना चाहते हैं, और क्या समझना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, इसको देख करके, इसका सर्वेक्षण करके तब निर्धारित किया जाता है कि विषय हम किस प्रकार का लिया जाएगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों में एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी विकसित होता है और तर्क करने की क्षमता भी उनको उनमें आ जाती है। भाषाई सौंदर्य बोध का संवर्धन होता है। भाषा के सौंदर्य पक्ष जैसे लय, छंद, बिंब और प्रतीक की समझ भी विद्यार्थियों में हो जाती है, जो उनकी साहित्यिक संवेदनशीलता को बढ़ाता है। श्रव्य संप्रेषण और अभिव्यक्ति कौशल का भी विकास के माध्यम से होता है, क्योंकि पॉडकास्ट लेखन की जब बात करी जाती है तो विद्यार्थी ध्वनि प्रभाव, ध्वनि जो सुनाई दे रही है वो कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, उच्चारण, स्वर, लय और संवाद कौशल में दक्षता अभिव्यक्ति क्षमता को सशक्त बनाता है। डिजिटल साक्षरता और के अभ्यास से विद्यार्थी न केवल हिंदी भाषा में दक्ष होते हैं, बल्कि डिजिटल उपकरणों और वैश्विक सक्षम होते हैं। समूह कार्य और सहयोगात्मक अधिगम, अगर हम ऑनलाइन कहानी, कविता, पॉडकास्ट एक समूह भावना विकसित होती है, साथ ही साथ विचारों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी प्रवीण हों और वो सारे मानकों को पूरा करते हों, लेकिन कुछ विद्यार्थी पॉडकास्ट में अपने को विशेषज्ञता से आदान प्रदान करेंगे विचारों का, जिससे कि दोनों ही समूह उन चीज़ों को सीख सकें और अपने उसके माध्यम से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का विकास भी होता है। जब विद्यार्थी अपनी रचनाओं को पाठक, श्रोताओं से संवाद करते हैं, अर्थात जब वो मंच पर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर प्रकाशित हो रहा है, जा रहा है, उसको डाला जा रहा है, तो वो सीधे पाठकों से संपर्क स्थापित हो जाता है। जो उसके जब हम ऑनलाइन कहानी, कविता को जो हमारे विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म हैं, उसके माध्यम से साझा करते हैं, तो पाठक उस पर जो प्रतिक्रिया देता है, वो सीधे लेखक के पास ही पहुँचती है। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि डिजिटल युग ने साहित्यिक अभिव्यक्ति के स्वरूपों में गहन परिवर्तन लाया है। हाइपर टेक्स्ट फिक्शन, ऑनलाइन कहानी लेखन, ऑनलाइन कविता लेखन और पॉडकास्ट लेखन जैसी नवीन विधाओं ने न केवल लेखन की पारंपरिक सीमाओं का अतिक्रमण किया है, बल्कि पाठकों और श्रोताओं के साथ संवाद की एक नई अधिक जीवंत और सहभागितापूर्ण प्रक्रिया भी विकसित करी है। अगर शिक्षण अधिगम के संदर्भ में इन विधाओं को महत्व को देखें, तो ये न केवल विद्यार्थियों में भाषा दक्षता को विकसित करती हैं, उसके साथ साथ रचनात्मकता, एक आलोचनात्मक सोच का भी विकास करती हैं, और साथ ही साथ उन्हें डिजिटल नागरिक, वैश्विक दृष्टि और संवादात्मक कौशल में भी संपन्न बनाती हैं। अगर हम हिंदी भाषा शिक्षकों के लिए इन विधाओं के उपयोग की बात करें, तो ये अधिक जीवंत, रुचिकर और शिक्षार्थी केंद्रित बनाने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। हिंदी भाषा के सतत विकास और नवाचार के लिए इन नवीन विधाओं को भाषा शिक्षण की मुख्य धारा में सम्मिलित करना चाहिए।
तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो आज का तकनीकी युग है वो साहित्यिक विधाएं हिंदी भाषा को नवीन ऊर्जाएं, व्यापक संदर्भ और वैश्विक संभावनाओं से जोड़ने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में डिजिटल जो नवीन विधाएं हैं उनके आपकी पॉडकास्ट है, ऑनलाइन कहानी, कविता, हाइपरटेक्स्ट फिक्शन के बारे में विस्तार से बातें कही गई हैं कि किस प्रकार से हम अपनी भावनाओं को इन सब माध्यमों से पाठकगण तक तुरंत पहुंचा सकते हैं और उनकी प्रतिक्रियाओं को लेकर के जो अपने द्वारा कहानी, कविता, लेखन का कार्य किया जा रहा है, उसमें उनकी प्रतिक्रियाओं से सुधार करने की भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि तात्कालिक प्रतिक्रिया मिलती है और तात्कालिक सुधार भी संभव हो जाता है और उसके बाद फिर उसको हम साझा कर सकते हैं। इस प्रकार ये व्याख्यान आपके लिए लाभकारी हुआ होगा। धन्यवाद।